नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। आगाज कर रहे हैं एक बड़ी खबर के साथ। इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी हुई ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कल अमेरिकी राष्ट्रपति इजराइल जंग के बीच पुतिन का चीन दौरा, ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पुतिन का चीन का दौरा, चीन पहुंचे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। इजराइल जंग पर शी जिनपिंग से होगी बात, अमेरिका को घेरने की रणनीति। पुतिन के दौरे से अमेरिका बेचैन है, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति चीन जा रहे हैं, चीन के शी जिनपिंग से मिलेंगे और पुतिन के दौरे से अमेरिका में बेचैनी इसलिए बढ़ गई है क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका को घेरने की तैयारी चल रही है। अमेरिका इस वक्त इजराइल के स्टैंड में खड़ा है, लेकिन चीन का स्टैंड क्लियर नहीं हुआ है। ऐसे में रूस के राष्ट्रपति जब चीन जाते हैं तो इसे क्या समझा जाए? क्या ये अमेरिका को घेरने की स्ट्रैटेजी है या फिर ये इजराइल और हमास के युद्ध के बीच की कोई रणनीति है, अमेरिका को घेरने की रणनीति? तो देखिए, इजराइल और हमास के बीच ये जो युद्ध लगातार जारी है, इस बीच रूस के राष्ट्रपति चीन जा रहे हैं और वहां पर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। बताया ये जा रहा है कि कहीं ना कहीं अमेरिका को घेरने की तैयारी चल रही है क्योंकि इस वक्त अमेरिका बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है और अमेरिका इजराइल के स्टैंड में खड़ा हुआ है। लेकिन इसी के साथ साथ ये जानना जरूरी है कि इजराइल का सुरक्षा कवच, जो कि आयरन बीम माना जाता है, वो क्या है और हवाई हमलों को नाकाम करने की आयरन बीम ताकत रखता है। मिसाइल, रॉकेट, ये तमाम चीजें जो हैं इनको भी भेदने में क्षमता रखता है आयरन बीम। ग्राउंड पर नुकसान पहुंचाने वालों पर भी नजर रखता है आयरन बीम। फाइबर लेजर सिस्टम पर काम करता है। तो इजराइल का ये जो सुरक्षा कवच है, इसको भेदना हमास के लिए, लेबनान के लिए, इजिप्ट के लिए, ईरान के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन फिर भी आप समझिए कि हमास का कॉन्फिडेंस कितना है। हमास लगातार फिर भी हवाई हमले इजराइल पर कर रहा है, हालांकि इजराइल माकूल जवाब बार बार दे रहा है। हवाई हमले जो हमास की ओर से किए जा रहे हैं उसको भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है। जो ये जंग का लगातार बढ़ता दायरा है, इसमें आईडीएफ भी अलर्ट हो गया है। आईडीएफ हिजबुल्लाह पर बड़ा एक्शन ले सकती है। लेबनान सीमा पर भी जंग छिड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। लेबनान की जमीन से हमला कर रहा है हिजबुल्लाह। लेबनान से इजराइल पर रॉकेट दागे जा रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि इजराइल आंतरिक तौर पर नहीं बल्कि बाहरी तौर पर भी गिरा हुआ है और कई किलोमीटर के दायरे में रह करके लेबनान अपनी सीमाओं को बढ़ाते हुए कहीं ना कहीं इजराइल पर अटैक कर रहा है। और ये इजराइल के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है कि या तो वो हमास का खात्मा करे या फिर जो बाहरी ताकतें इजराइल के साथ इस वक्त लड़ रही है उस पर फोकस किया जाए। तो निश्चित तौर पर इजराइल के लिए भी मुश्किलें कई सारी हैं। लेकिन इस जंग में, गाजा में जंग, दुनिया में टेंशन है और ईरान किसके साथ खड़ा है ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी हो सकता है। ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी ईरान की ओर से की जा रही है। हमास को मिटाने की बात इजराइल की ओर से की जा रही है। सीज फायर से हालांकि इनकार इजराइल की ओर से किया गया है। अमेरिका इजराइल के साथ है लेकिन फलस्तीन के लोगों की बात करता है। तो ये जो बाहर के देश है ये उनका स्टैंड है, जो कि हम आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए बता रहे हैं। हमास की हिमाकत गाजा में बेहिसाब आफत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मरीजों और घायलों की जिंदगी दांव पर है। लाखों लोगों के सामने कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। ये कहीं ना कहीं जो लोग वहां पर मर रहे हैं, तस्वीर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है इजराइल और हमास के इस जंग के बीच में। और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन जाएंगे। लेकिन इस बीच इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें। वो बड़ी खबर ये है कि कल अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन इजराइल जाएंगे।
अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। ईरान ने इजराइल के खिलाफ कार्रवाई की धमकी दी है और ऐसे में अमेरिका के पहले से युद्धपोत खड़े हैं ईरान का सामना करने के लिए। एकजुटता के लिए कल इजराइल की यात्रा में शामिल होंगे जो बाइडेन। इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल जाएंगे। और इस बीच तमाम जो तस्वीरें आ रही है बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति पुतिन कल बाइडेन का इजराइल का दौरा, क्या कुछ बड़ा होने वाला है, ये सबसे बड़ा सवाल है। पुतिन के चीन के दौरे के क्या मायने हैं, यहां पर यह भी सवाल लगातार पूछा जा रहा है। चीन में व्लादिमीर पुतिन है, इधर इजराइल में अमेरिका के राष्ट्रपति आ रहे हैं। तो जो ये हलचल लगातार तेज हो रही है इजराइल और हमास के संघर्ष के बीच, इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये जंग, ये संघर्ष आखिरकार किस और गति करेगी, आखिरकार कहां जाकर के रुकेगी। क्या इजराइल और हमास के इस जंग के बीच जो बाहरी देश है वो आपस में जो दुश्मनी निकाल रहे हैं, क्या वो भी अपना उल्लू सीधा करेंगे इस युद्ध के बीच में? क्या अपने मौके, अपने अवसर तलाशे जा रहे हैं अन्य देशों की ओर से? ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर इजराइल आते हैं बाइडेन, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक बड़ी शक्ति का प्रतीक होगा इजराइल के लिए। और इजराइल को इस वक्त जरूरत है कि जो देश उसके साथ खड़े हैं वो सिर्फ कहने मात्र से ना खड़े हो, वो आकर के खड़े वाकई ही में होकर के दिखाएं। इससे पहले भी इजराइल के राष्ट्रपति ने कहीं ना कहीं अमेरिका के आगे तमाम वो तस्वीरें रखी थी कि आप इजराइल की तस्वीरें भी देखिए, किस प्रकार से इजराइल में नरसंहार हो रहा है, किस प्रकार से इजराइल में महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को हमास के आतंकवादियों की ओर से निशाना बनाया जा रहा है, बंधक बनाया जा रहा है। वहीं अमेरिका की ओर से भी लगातार कहा जा रहा है कि हम निश्चित तौर पर समझते हैं कि आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए, लेकिन इसी के साथ साथ सभी की जिंदगी भी महत्वपूर्ण है। दोनों तस्वीरें, आज ये दोनों तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और इन्हीं दोनों तस्वीरों के लिहाज से हम चर्चा भी करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उन सभी का परिचय भी हम आप सभी से करवाएंगे। और विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी हमारे साथ, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। वंदे मातरम। कर्नल टीपी त्यागी जी हमारे साथ, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ बने हुए हैं। कर्नल टीपी त्यागी जी, इस चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वंदे मातरम, इस चर्चा में स्वागत है। और टीपी त्यागी जी, सबसे पहले मैं शुरुआत आप ही के साथ कर रही हूँ। हलचल बढ़ रही है, इजराइल हमास का जो ये युद्ध जारी है, ऐसे में कहीं ना कहीं रूस के राष्ट्रपति जा रहे हैं चीन और अमेरिका के राष्ट्रपति आ रहे हैं इजराइल। इस हलचल को हम कैसे समझे? दिस इज डिवाइडेड वर्ल्ड और डिवाइडेड वर्ल्ड आतंकवाद को खत्म नहीं कर सकता। रूस के प्रेसिडेंट जा रहे हैं चाइना, किस लिए? इसलिए कि वहां उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। वो प्लेटफॉर्म है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। उस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होंगे 100 से ज्यादा देश। अब जहां 100+ कंट्रीज हो और चाइना हो और वो वहां पे बातचीत करें, और उस बातचीत में नाम तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का है, लेकिन उसका एक एजेंडा इजराइल और हमास युद्ध भी है। अब इजराइल और हमास युद्ध के बारे में आपने इंक्लिनेशन ऑलरेडी चाइना का देख लिया, क्योंकि चाइना ने इजराइल के हमले को ठीक नहीं ठहराया है। और रशिया का भी आपने देख लिया, रशिया ने सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रस्ताव रखा, मगर वो प्रस्ताव को गिरा दिया गया 5:4 की रेशो से सिक्योरिटी काउंसिल में। अब अगर ये दो देश इसका हमास का समर्थन कर देते हैं तो फिर क्या हो गया? फिर बढ़ गई ना दुनिया। उसका मतलब ऑटोमेटिक एक रिजल्ट निकल आएगा कि दे आर अगेंस्ट अमेरिका। And if they are against America, then they are not against America only in Israel and Hamas. They are against America in Ukraine युद्ध also.
कि पूरी दुनिया दो हिस्सों में बंटती हुई दिखाई देगी। और इधर ब्लिंकन साहब एक दफा नहीं दूसरी बार उनके जो बाइडेन है वो भी जा रहे हैं दूसरी बार, जो उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है ब्लिंकन वो भी 4 दिन में दूसरी बार वहां पे गए। किस लिए? इसलिए कि जो दोहरा चरित्र है वो एक लाइन को एक्सेप्ट नहीं करने देता। यानी कि जैसे ही आप लेकिन लगाते हैं ऐसा लगता है कि मैं तैरना स्विमिंग करना चाहता हूँ लेकिन मैं पानी में नहीं उतरूंगा। ये स्थिति अमेरिका की है। एक तरफ तो वो कतर में उनका सबसे बड़ा मिलिट्री बेस, कतर में हमास के ज्यादातर लीडर रहते हैं। पता नहीं उन्हें कैसे पता नहीं लगा कि 7 अक्टूबर को इजराइल में क्या होने वाला है। उन्हें यह तो पता लग गया कि हाँ कनाडा के अंदर हरदीप सिंह निज्जर की मृत्यु में इंडियन एजेंट का हाथ था, वो पता नहीं लगा। तो इस तरह के उन्होंने युद्ध शुरू होने से पहले ईरान के $5 बिलियन फ्रीज किए हुए थे, अचानक रिलीज कर दिए। क्यों? ताकि वो पैसा हमास को चला जाए और हमास उसमें लड़े। यानी एक तरफ तो वो कहते हैं कि मैं इजराइल के साथ हूँ, खड़ा हूँ, मेरे तो दिखाने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर खड़े हैं, मगर दूसरी तरफ वो कहते हैं फिलिस्तीन का भी मैं ख्याल रखता हूँ, मैं एक पावरफुल देश हूँ, मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा तो कौन जिम्मेदारी लेगा। लिहाजा अगर इजराइल गाजा पट्टी के ऊपर कब्जा करता है तो ये गलत होगा। क्या हो गया इसका मतलब? एक तरफ इजराइल को साथ और दूसरी तरफ गाजा पट्टी के लिए बने। दिस इज कॉल्ड द डबल स्टैंडर्ड। और ये डबल स्टैंडर्ड इस दुनिया में और खास तौर पे अमेरिका की तरफ से हमेशा से चल रहे हैं। और इन्हीं चीजों के लिए रूस अब गए हैं चाइना में। ठीक, हम लौटेंगे आपके पास। एक बड़ी खबर आ रही है इस बीच, दर्शकों को वो बताना सबसे ज्यादा जरूरी। यूएनएससी में रूस का प्रस्ताव गिरा। यूएनएससी में रूस का प्रस्ताव गिर चुका है। इजराइल हमास युद्ध पर जो प्रस्ताव दिया गया था वो प्रस्ताव गिर गया है और उसे स्वीकार नहीं किया गया है। प्रस्ताव के लिए पर्याप्त वोट भी नहीं मिले हैं। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रस्ताव के समर्थन में सिर्फ 5 वोट ही मिले हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी भी हमारे साथ बने हुए इस चर्चा में, उन्हें भी मैं जोड़ना चाहूंगी। प्रफुल्ल बख्शी जी, क्योंकि हम इस लिहाज से बात कर रहे हैं कि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है, इस बीच रूस के राष्ट्रपति चाइना पहुंच रहे हैं। ऐसे में रूस और चाइना भी आज के समय में एक बड़ी शक्ति जरूर है। तो क्या ये माना जाए कि हमास की शक्ति आगे बढ़ रही है? क्योंकि अभी तक तो हम हमास को उतना ज्यादा ताकतवर नहीं मान रहे थे। यही तो गलती कर रहे थे कि हमास को तो हम ये सोच रहे थे कि ये तो गली का ऐसे ही गुंडा सा है, इसको तो यूं करके हम अलग कर देंगे। ये प्रॉब्लम किसी को नहीं पता थी कि हमास की इतनी प्रिपरेशन, हमास के साथ में जो डॉनबास में जो अंडरग्राउंड टनल्स बनाई यूक्रेन के लिए, वही टेक्नोलॉजी हमास को भी दी गई। हमास ने अपने पूरे विलेजेस कलेक्ट करे अंडरग्राउंड टनल से, अंदर बारूद रखा है, अंदर लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट है, तभी उनके सिविलियन मर रहे हैं। ये सारा कुछ हमास को कहां से मिला? हमास के पूरे जो असॉल्ट इन्फेंट्री थी उनको पैराग्लाइडिंग की ट्रेनिंग तो कहां किस कंट्री ने दी उनको? किधर गए? 7 कंट्रीज वर इन्वॉल्व। और कहां से उसके लिए पैसा आया और कितनी ट्रेनिंग मिल रही है उनको? ये उनको हैव पैराशूट, हाई ऑल्टीट्यूड इक्विपमेंट वहां से पैराड्रॉप के लिए, ये सारा का सारा हमास के पास में है। तो अगर आप सोच रहे हो कि हमास एक बड़ी साधारण सी शक्ति है तो हम गलत करेंगे। और अगर रूस और चाइना का इसका इनके साथ में समर्थन आता है कहीं भी, तो आप सोच लीजिए कि ये रेजिंग द एंटी वाली बात होती है। मैं रोज रोज की चीज नहीं दोहराना चाहता जो हर एक टेलीविजन में कहते हैं कि आर्मामेंट इंडस्ट्री का फायदा होगा। वो तो आप आंख बंद करके ले लिए हो जाएगा। तभी तो बाइडेन रनिंग विद हेयर एंड हंटिंग विद हाउंड्स, या शिकारी कुत्ते के साथ में हो या आप खरगोश के साथ में हो, कहीं तो हो आप। ये दोनों से ये भी नहीं कह सकते हम। और कर्नल त्यागी ने बिल्कुल ठीक बताया कि उनको कैसे नहीं पता चला। सारी की सारी इंटेलिजेंस उनके पास होती है, वो सारी के सारी दे न्यू व्हाट इज हैपनिंग।
बट वो चाहते हैं कि किस तरीके से मैं वापस इस जगह जाऊं जहां मैंने गलतियां कर चुका हूं। इराक से, अफगानिस्तान से बेआबरू होकर निकले थे। दे वांट टू रीएस्टैब्लिश हिमसेल्फ एंड वो नहीं चाहते कि चाइना और रशिया का आधिपत्य है। जब चाइना उसके जो प्रोजेक्ट्स है वो चल रहे हैं और वो इस एरिया में बड़ा पैसा बना रहा है। 2001-2002 से देखा है हमने कि वहां पे उन्होंने तो पूरे मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में उन्होंने अपना फैलाव शुरू कर दिया था। ये जो चाइना की तो ये कार्यप्रणाली हमेशा से रही है कि जहां पर संकट हो वहां पर जाकर के पहले सहायता दो, फिर उसे अपने अधीन कर लो और वहां पर पे अपना आधिपत्य जमा ले। बिल्कुल, तो चाइना वो कर रहा है। रशिया को और कोई चारा नहीं है इस समय। जो पुतिन है वो चाइना का सपोर्ट मांगता है, चाइना को साइलेंट सपोर्ट दे रहा है। और ये इसको पुतिन को पता है कि अगर इस एरिया में अमेरिका और इजराइल ऊपर उठ गए पूरे के पूरे, तो फिर उनका बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, पूरे वर्ल्ड में उनकी स्थिति कमजोर पड़ जाएगी। तो ये एज इट इज वो यूक्रेन में बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म में आ गया है रशिया। हालांकि सारी कंट्रीज रशिया के खिलाफ नहीं है, ये मैं बता दूं, पर फिर भी वहां पे भी ये बात है। तो रशिया अपने को कंसोलिडेट करेगा चाइना के साथ में। और मैं आपको बता दूं कि चाइना ईरान को पूरी टेक्नोलॉजी दे रहा है और ईरान ने ही सारी टेक्नोलॉजी हमास को दी है। तो आप मान के चलिए हमास एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बन रही है। अब इनके हमास और आईएसआईएस के बीच में और हमास और पैलेस्टीनियन लीडर्स के बीच में जरूर प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। उनमें भी जो क्या जिसको कंपटीशन चल रहा है वो अलग बात है। उसका क्या फायदा अमेरिका उठाएगा या नहीं उठाएगा ये तो मुझे नहीं पता। वो इंटरनल डिप्लोमेटिक मैन्यूवरिंग देखेंगे। निश्चित तौर पर इंटरनल डिप्लोमेटिक्स देखेंगे कि क्या कुछ चल रहा है। हम लौटेंगे आपके पास, एक बड़ी खबर दर्शकों को देना इस बीच बहुत जरूरी है। एक बड़ी खबर आपको बता दें इस बीच, गाजा में लड़ाकों के ठिकानों पर हमला किया गया इजराइल की ओर से। इजराइल की ओर से लगातार हमले जारी हैं। इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक की है। इसी के साथ साथ आपको बताएं कि गाजा पट्टी में 7 लोगों की मौत हो गई है। पहले ही इजराइल की ओर से कहा गया था कि हम गाजा पर हमला करेंगे, इसलिए गाजा में रह रहे लोग उसे खाली कर दें। गाजा में लड़ाकों के ठिकानों पर हमला किया गया है। हमारे साथ मेहमान लगातार बने हुए कर्नल टीपी त्यागी जी, आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि देखिए अब जिस तरह से इजराइल गाजा पट्टी पर हमला कर रहा है, ऐसे में हमास गाजा इजराइल की ओर से कहा जा रहा है कि गाजा को खाली कर दीजिए, हम गाजा पर कब्जा करने के लिए तैयार हैं, हम अटैक करेंगे। लेकिन हमास के जो बड़े बड़े कमांडर्स हैं जो कि गाजा में इस वक्त मौजूद भी नहीं है, बाहर रह करके कह रहे हैं कि आप गाजा पर रहिए, आप हटिए नहीं वहां से, ये लड़ाई है, इस लड़ाई में पीछे नहीं हटना, लेकिन खुद वहां पर मौजूद नहीं है। तो ये फिलिस्तीनियों के ऊपर है कि वो उनकी बात माने या ना माने। जो फिलिस्तीनी हैं उन्हीं की तो जिम्मेदारी थी अपने यहाँ सरकार चुनने की। उन्होंने फतेह को हटा के गाजा को, इसको हमास को चुना। तो अब हमास जो कर रहा है वहाँ की जनता को उसकी खिलाफत करनी चाहिए। इधर इजराइल जो अटैक कर रहा है, देखिए गौर फरमाइए, एक तो ये कि जिन बिल्डिंगों को इजराइल एयर अटैक से ध्वस्त कर रहा है वो इनडिस्क्रिमिनेट नहीं है कि किसी भी बिल्डिंग के ऊपर आपने बम फेंक दिया। वो बिल्डिंग है जो सुरंगों के मुहाने पर है। हर सुरंग के मुहाने पे एक बिल्डिंग है, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, जिसके थ्रू ये जो हमास के आतंकी हैं ये उसमें घुसते हैं और वहाँ पे अपनी कार्रवाई करते हैं। जो वहाँ पे सुरंगें बनाई गई हैं वो 1-2 नहीं है, लेकिन करीब करीब हजारों में है। और उनकी लंबाई 1-2 किलोमीटर नहीं है बल्कि हजारों किलोमीटर के अंदर है। और वो बिल्कुल जमीन के नीचे नहीं है बल्कि जमीन से 10 मीटर से भी ज्यादा गहराई पे है। लिहाजा उनको ध्वस्त करना सबसे बड़ी चुनौती है। अब मैं चूंकि एक सोल्जर हूँ, लड़ाई लड़ी है, मैं ये जानता हूँ कि जब हम अटैक करने जाते हैं तो अटैक करने में एक FUP होता है, फॉर्मिंग अप एरिया। उस फॉर्मिंग अप एरिया में इजराइल पिछले 4 दिन से खड़ा हुआ है
उसके टैंक डिप्लॉयड है, आर्टिलरी डिप्लॉयड है, हॉविट्जर्स है, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है। 4 दिन हो गए, एसयूपी के अंदर ज्यादा दिन नहीं रुका जाता, वरना सेना की भी मनोबल कमजोर होता है और दूसरे लोगों को आपकी प्लानिंग का भी पता लगता है। तो अगर इजराइल को कोई एक्शन लेना है तो ही शुड टेक इट नाउ। अब अगर जो वो एक्शन लेते हैं तो उसमें 2 चीजें आती हैं। पहली तो ये कि जितने भी रॉकेट्स वहां से या हिजबुल्लाह की तरफ से या सीरिया की तरफ से दागे जा रहे हैं, अभी तक ज्यादातर इजराइल आयरन डोम का इस्तेमाल कर रहा था, जिसका एक इंटरसेप्ट करीब 8 लाख का आता है। लेकिन उन्होंने एक ही अच्छा काम किया कि पुराने समय से डेवलप की जा रही आयरन बीम को डेवलप किया। ये आयरन बीम एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है, जिसे ड्यू कहते हैं। एक लेजर बीम है, बस बिजली के कंटिन्यू रखे तो ये लगातार चलती रहती है एंड इट किल्स। तो इससे रॉकेट तो ध्वस्त हो गए, लेकिन सुरंगें तो ध्वस्त नहीं हुई। सुरंगों को ध्वस्त करने के लिए भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो वो बंकर बस्टिंग बम अमेरिका से ले रहा है, ये तो मान लिया कि वो 1 टन से भारी है, जमीन में घुस जाते हैं, घुसने के बाद एक्सप्लोड करते हैं, लेकिन कहाँ तक घुसेंगे? ये जो सुरंगें हैं ये तो 15-15, 20-20 मीटर नीचे है। लिहाजा दिस हैज गोइंग टू बी ए हैंड टू हैंड फाइट, और हैंड टू हैंड फाइट टेक्स टाइम, और उसके लिए मुझे नहीं लगता कि ये युद्ध जल्दी खत्म होगा। और इस युद्ध में जो और प्लेयर्स हैं वो काम कर रहे हैं। अब इसको समझने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हमास के पीछे ईरान है, ईरान ने रशिया की मदद की है, चाइना ने रशिया की मदद की है, यानी कि इनडायरेक्टली समझ लीजिए रशिया, चाइना, ईरान और ये साथ आ गए। अब चूंकि हमास का मामला है, इसलिए मुस्लिम ब्रदरहुड भी साथ आ जाएगा, जिसमें इजिप्ट भी शामिल है, और सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में जो समीकरण स्थापित होती हुई दिखाई दे रही थी वो भी ध्वस्त हो जाएगी। और फिर आ जाएगा मुस्लिम ब्रदरहुड में कुरान खतरे में है या इस्लाम खतरे में है, यानी कि एक तरफ अरब वर्ल्ड हो जाएगा। अब इतनी एनालिसिस के बाद ये कंक्लूजन निकालने में जरा भी दिक्कत नहीं है कि अगर इमीडिएटली इसको डाइल्यूट नहीं किया गया तो एक तरफ मुस्लिम्स होंगे, एक तरफ यहूदी और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होगा, और वो सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पर यही सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है, और हमास कहीं ना कहीं यही सिचुएशन क्रिएट कर रहा है कि मुस्लिम और यहूदी के बीच में ये जंग चल रही है, लेकिन इस बीच फायदा किससे हो रहा है? वो हमास को हो रहा है। और यही बात अमेरिका भी कहीं ना कहीं इजराइल को समझाने की कोशिश करे। लेकिन प्रफुल्ल बख्शी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अब अगर रूस और चाइना एक साथ हो जाता है, इधर अमेरिका और इजराइल एक साथ हो जाता है, तो कहीं ना कहीं क्या ऐसा लग रहा है कि इजराइल और हमास की जो मेन प्रॉब्लम है वो सेकेंडरी हो जाएगी और बड़े बड़े देश किसके विरुद्ध में है वो प्रॉब्लम प्राइमरी हो जाएगी? थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे को जो बताया, पूछा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अब पोलराइजेशन कैसे होगी। फॉर्मिंग अप ऑफ जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बोलते थे एक्सिस एंड अलाइज कैसे बनेंगे। देखिए, ऐसा है कि जब इजराइल के ऊपर अटैक होगा, अलग अलग कंट्रीज और बाहर की कंट्रीज करेगी, अमेरिका तो इंटरवीन करेगा, क्योंकि जब लीबिया, लेबनान और कंट्रीज अटैक शुरू करेंगी तब अमेरिका के पास कोई चारा नहीं रह जाएगा, क्योंकि अमेरिका फिर खड़ा हुआ देख नहीं सकेगा कि ये क्या हो रहा है। अब इस बात पे बड़ा चिंता की जा रही है। अमेरिकन पब्लिक इज वेरी अगेंस्ट दिस। वो नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो। पब्लिक को, प्रेसिडेंट को भी इतना सपोर्ट नहीं मिलेगा। ये इसकी बड़ी चिंता है प्रेसिडेंट को, क्योंकि चाइना और ईरान टोटल सप्लाई करेंगे और उनको सप्लाई में प्रॉब्लम नहीं है। पर जैसे कि कर्नल त्यागी बता रहे थे, अगर इस्लामिक फ्लैग उठता है और अगर लेबनान, लीबिया वगैरह पे अटैक हो रहा है, जो तो तटस्थ देश है लाइक इजिप्ट, जो तटस्थ देश है लाइक यूएई वगैरह, फिर वो अपना थिंकिंग को चेंज करने की कोशिश करेंगे। पहले डिप्लोमेटिक प्रेशर पड़ेंगे, फिर ओब्लिक प्रेशर पड़ेंगे। और मैं ये बता दूं आपको, वेपन सिस्टम्स फिर इंक्रीज और होंगे। अफगानिस्तान में जो डेजी कटर था, जो तोरा बोरा माउंटेन के अंदर
स्केल्स में अटैक करने का काम लेता था। अगर उसको अभी नहीं लाए हैं, अगर उसको लाएंगे तो और प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और ये जो लेजर बीम की अभी हम बात कर रहे थे, पहले तो ये डायरेक्टेड एनर्जी वेपन को बैन कर रहे थे, क्योंकि इसका मिसयूज हो जाएगा। अगर टेररिस्ट के हाथ पड़ जाएगा तो एयरलाइनर्स को उड़ाना शुरू कर देंगे। और एक और वेपन है इसके साथ में, वो जो बैन टोटली हो गया था, वो लेजर ब्लाइंडिंग वेपन था कि वो उसको फैक्ट्री में ही बैन कर दिया जिनीवा ने, थैंक गॉड फॉर दैट। वो 1 मिनट के अंदर 1000 लोगों को ब्लाइंड कर सकता था। पर वो बात अलग रह गई। बात आई ह्यूमैनिटी की, जो आपने कही। अगर रशिया और चाइना साथ हो गया, अगर लड़ाई बढ़ने लगी, तो फिर हमास और जो इजराइल की ये जो प्रॉब्लम है, ये सेकेंडरी जरूर हो जाएगी पर चलती रहेगी। जहां से स्टार्ट हुई है वहीं चल रहेगी। मतलब ये वो खत्म नहीं होगी until and unless recalibration and recartographic कंस्ट्रक्शन हो, जो बेल्फास्ट ट्रीटी के बाद में हुई थी। बेल्फास्ट ट्रीटी के बाद में तो जॉर्डन वगैरह का सबका मैप बना था। ये स्ट्रेट लाइन जैसे आप देखते हैं, सीधी सीधी लकीरें, ये यूरोपियन कंट्रीज ने अपने फायदे के लिए बनाई थी। ये शुरू हो जाएगा दोबारा। हम ये नहीं चाहते कि ये हो। अगर ये होगा तो सारी वर्ल्ड इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। हम सब 40-50 साल पीछे चले जाएंगे, इंक्लूडिंग तो क्या, क्योंकि आपने इतने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बारीक तरीके से समझा दिए, तो ये क्यूरियोसिटी मन में जाग रही है सर कि क्या वाकई हम उस दिशा की ओर गति कर रहे हैं कि इस प्रकार का संकट पैदा हो जाएगा? देखिए, ऐसा है, कभी भी इस बात पे शक मत करिए कि नहीं हो सकता। पहले पता ये हो सकता, जो चीज हो सकती है वो होके रहेगी, पर होने उसको हम देर कर सकते हैं, उसको डाइल्यूट कर सकते हैं। अगर अभी भी डिप्लोमेटिक एंगल से और मिलिट्री आंसर्स नहीं चलेंगे यहाँ पे, इसीलिए जो न्यूट्रल कंट्रीज है, जो कंट्रीज पीस चाहते हैं, इक्के दुक्के तिक्के जो कुछ है, उनमें इंडिया एक है, वो लीडर है। उसको ना वो क्रिश्चियनिटी की तरफ है, ना वो इस्लाम की तरफ है, कभी क्रूसेड में भाग ही नहीं लिया। अगर अभी लिस्ट बनाएंगे आप, तो सारी इस्लामिक कंट्रीज होंगी इजराइल की तरफ, हमास की तरफ, और सारी क्रिश्चियन कंट्रीज होंगी। अब लिस्ट बना लीजिए, वो होगा जो 1000 साल पहले किंग रिचर्ड द लायन हार्ट और सलाउद्दीन लड़ रहे थे, वो एग्जैक्टली स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि राइट थिंकिंग कंट्रीज को आगे बढ़ना चाहिए। निश्चित तौर पर जिस प्रकार की थिंकिंग की आप बात करें, इस प्रकार के विचारों के लोगों को आगे आना चाहिए और ऐसे देशों को आगे आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। तो निश्चित तौर पर आगे किस प्रकार से इजराइल और हमास बढ़ रहा है, इस पर लगातार हिंदी खबर की नजर बनी हुई है। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।